बहुत समय पहले की बात है। शीलापुर गांव में आकाश अपनी पत्नी प्रमीला और अपनी बेटी सुरभि के साथ रहता था। उसका एक छोटा सा परिवार था। आपस में बहुत ही प्रेम से वो सभी लोग रहते थे। आकाश की एक फैक्ट्री थी जो गांव के बाहर एक बड़े से शहर में थी। आकाश की फैक्ट्री में बहुत सारे सुंदर सुंदर चमचमाते हुए अलग अलग प्रकार के लहंगे थे। आकाश की फैक्ट्री बहुत ही बड़ी थी जिसमें हमेशा बहुत ही भीड़ रहती थी। आकाश अपनी फैक्ट्री में कुछ लड़कों को काम पर रखता है और वो लड़के लोगों को लहंगा दिखाया करते थे। पसंद आने के बाद फैक्ट्री के काउंटर पर बिल बनवाते थे। आकाश की पत्नी प्रमीला बहुत ही समझदार और घरेलू महिला थी। वो अपने घर पर सभी काम किया करती थी और बाद में अपने पति आकाश की फैक्ट्री में मदद भी किया करती थी। आकाश की बेटी सुरभि स्कूल में पढ़ने जाया करती थी और वो अभी केवल 8 वर्ष की ही थी। सुरभि भी बहुत ही होशियार और चतुर लड़की थी। वो किसी से भी हार नहीं मानती थी और क्लास में हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर आती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सुबह प्रमीला घर के काम कर रही होती है। ओ माय डियर वाइफ, आज आपने खाने में क्या बनाया है? जल्दी से नाश्ता लगा दो, मुझे अपने काम के लिए निकलना है। मुझे फैक्ट्री जाने के लिए देरी हो रही है। जी आप टेबल पर बैठिए, खाना बिल्कुल तैयार है, मैं बस अभी लगा देती हूँ। प्रमीला टेबल पर खाना लगा देती है। तभी उसकी बेटी सुरभि भी खाने की टेबल के पास आ जाती है। गुड मॉर्निंग डैडी एंड गुड मॉर्निंग मम्मी। नाश्ते में क्या बना है? आज मुझे जल्दी से दे दो, मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ। अरे अरे, दोनों बाप बेटी घोड़े पर सवार हो। जरा सी देर नहीं हुई कि यहाँ से भागने की लगी है। आराम से बैठ जाओ। आज मैंने खाने में चीज सैंडविच बनाई है और तुम दोनों का लंच मैंने पैक कर दिया है। इस तरह वो तीनों लोग नाश्ता करने लगते हैं। नाश्ता करने के बाद सुरभि अपने स्कूल के लिए निकल जाती है और आकाश अपनी फैक्ट्री पर काम करने के लिए निकल जाता है। फिर प्रमीला भी घर के सारे काम खत्म करके आकाश की फैक्ट्री में जाती है। दोपहर को जब सुरभि स्कूल से वापस आती है तो वो अपनी पढ़ाई करती है और थोड़ी देर के लिए सो जाती है। फिर शाम हो जाती है। शाम को जब प्रमीला और आकाश दोनों फैक्ट्री से घर आ रहे थे तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। तभी वहाँ सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। क्योंकि आकाश की फैक्ट्री बहुत फेमस थी तो आसपास के लोग आकाश को पहचान लेते हैं और वो उन दोनों की डेड बॉडी लेकर उनके घर पर पहुंचते हैं। जब पड़ोस के लोग सुरभि के घर का दरवाजा खटखटाते हैं तो सुरभि घर के बाहर आती है। तभी उन लोगों में से एक महिला सुरभि को सारी बात बताती है कि कैसे उसके माता पिता का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया। कुछ दिनों तक सुरभि अपने घर में उदास रहती है और बैठे बैठे अपने माता पिता को याद करती है। एक दिन सुरभि को अपने माता पिता की याद आती है। वो ठान लेती है कि वो अपने माता पिता की फैक्ट्री को आगे बढ़ाएगी। अगले दिन सुरभि सुबह नाश्ता करके अपने पिता की फैक्ट्री पर पहुंच जाती है और वहां पर फैक्ट्री में अपने पिता के द्वारा बनाए हुए लहंगे देखने लगती है। क्योंकि सुरभि अभी बहुत छोटी थी इसलिए सुरभि को बिजनेस करना नहीं आता था तो वो अपने पड़ोस के अंकल का सहारा लेती है। पड़ोस के अंकल जिनका नाम प्रकाश था वो फैक्ट्री को आगे बढ़ाने में सुरभि की मदद करते हैं। ऐसे ही कुछ साल निकल जाते हैं और अब सुरभि बड़ी हो जाती है। अब वो अपने पिता का बिजनेस खुद संभाल सकती है तो वो अपने अंकल प्रकाश से कहती है, अंकल आपने मेरे बुरे समय में मेरी बहुत मदद की है। मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूल सकती। अब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पिता के बिजनेस को खुद ही संभाल लूँ। तो आप अपने लिए कोई अलग काम ढूंढ सकते हैं। अरे बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? शायद तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे पिता आकाश और मैं इस फैक्ट्री के मालिक हैं। हम दोनों ने पार्टनरशिप में ये बिजनेस शुरू किया था
और अब तुम मुझे अलग होने के लिए कह रही हो। अरे अंकल, आप ये क्या कह रही हो? मेरे पिताजी ने मुझे ऐसी कोई भी बात नहीं बताई है। जरूर आप मुझसे झूठ कह रहे हैं ताकि आप हमारी फैक्ट्री के हिस्सेदार बन सके। मैं आपकी किसी भी बात से सहमत नहीं हूँ। देख सुरभि, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मैं कानूनी तौर पर इस फैक्ट्री का हिस्सेदार हूँ और अगर तूने मुझे ये हक नहीं दिया तो मैं तेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई करूँगा और तेरी पूरी फैक्ट्री अपने नाम करा लूँगा, समझी? अंकल, आपको जो करना है आप करिए। अगर आपके पास फैक्ट्री के हिस्सेदार होने का कोई भी सबूत है तो आप मुझे लाकर दिखाइए। प्रकाश एक बहुत ही तेज और चतुर आदमी था। वो नकली पेपर बनवाकर सुरभि को दिखाता है, परंतु सुरभि एक पढ़ी लिखी लड़की थी। वो पेपर्स को देखकर समझ जाती है कि ये पेपर्स नकली हैं। वो फोन लगाकर पुलिस को अपनी फैक्ट्री में बुला लेती है और सारी बातें पुलिस को बता देती है। लाओ, फैक्ट्री के पेपर मुझे दिखाओ। मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूँ। प्रकाश डर चुका था। वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। तभी पुलिस उसको पकड़ लेती है और उसके ऊपर 10 लाख का जुर्माना लगाती है। अब प्रकाश इन सब का बदला सुरभि से लेना चाहता था। वो ठान लेता है कि वो सुरभि से बदला लेकर ही रहेगा। एक दिन सुरभि अपनी फैक्ट्री में ताला लगाकर अपने घर वापस चली जाती है। तभी प्रकाश मौका देखकर उसके लहंगे की फैक्ट्री में आग लगा देता है और वहाँ से दबे पैर निकल जाता है। जब सुबह सुरभि आकर देखती है तो उसकी फैक्ट्री बिल्कुल जलकर राख हो चुकी थी। वो चारों तरफ से जल रही थी। सुरभि अपनी फैक्ट्री की ये हालत देखकर बहुत ही दुखी होती है और अपने घर वापस चली जाती है। सुरभि अपने घर पर बहुत उदास रहने लगती है और खाना पीना भी छोड़ देती है, जिसके कारण अब उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है और वो बीमार हो जाती है। एक दिन सुरभि सोचती है कि इतनी बेकार जिंदगी जीने से अच्छा वो अपनी जान ही दे दे और वो छत से कूदने की कोशिश करती है। तभी एक परी आकर उसे रोक लेती है। तुम तो बहुत समझदार लड़की हो सुरभि, फिर तुम ये कायरों वाले काम क्यों कर रही हो? मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी जिंदगी से हार मान जाओ। आपको तो सब कुछ पता है परी जी, आप ही बताइए, अपने माता पिता के बिना अकेले इस दुनिया में मैं किसके सहारे जीऊं? यहाँ कदम कदम पर धोखेबाज लोग रहते हैं। सुरभि, तुम बहुत ही नेक दिल की लड़की हो। तुम हमेशा दूसरों की सहायता भी करती हो, इसलिए रानी परी ने मुझे यहाँ तुम्हारी सहायता करने के लिए भेजा है। परी जी, क्या आप मेरी सहायता कर सकती हैं? क्या आप मुझे मेरी फैक्ट्री वापस दिलवा सकती हैं? सुरभि, मैं तुम्हें तुम्हारी फैक्ट्री तो वापस नहीं दिला सकती, परंतु मेरे पास तुम्हारे लिए उससे भी अच्छा कुछ है। ये लो, ये परी लोग का जादुई विशाल लहंगा है। ये लहंगा कोई आम लहंगा नहीं है, ये लहंगा तुम्हारी सहायता करेगा। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ, मुझे परी लोग जाने में देरी हो रही है। सुरभि उस जादुई लहंगे को देखने लगती है और वो लहंगा बहुत ही बड़ा था, बहुत चमकदार था। सुरभि जब उस लहंगे के घर के अंदर जाती है तो वो बहुत हैरान रह जाती है। सुरभि उस जादुई विशाल लहंगे में देखती है कि उसमें कई तरह तरह के लहंगे हैं। ये सब देखकर सुरभि बहुत खुश हो जाती है। तभी उस घर से एक आवाज आती है, सुरभि बेटी, तुम्हारे इस लहंगे के घर में स्वागत है। ये लहंगे का घर तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करेगा, साथ ही साथ ये खाने के लिए तुम्हें स्वादिष्ट भोजन भी देगा और पहनने के लिए सुंदर और अच्छे कपड़े देगा। तुम्हारी सभी जरूरतों का सामान ये जादुई लहंगा तुम्हें देगा। ये सुन और देखकर सुरभि बहुत खुश होती है और उस लहंगे के घर में रहना शुरू कर देती है। उस लहंगे के घर में लगे लहंगे को बेचकर सुरभि बहुत सारे पैसे कमाती है और बहुत ज्यादा अमीर हो जाती है और उस जादुई लहंगे के घर में हंसी खुशी से अपने आगे का जीवन बिताने लगती है। बहुत समय पहले एक गांव में रोशनी और सोनम नाम की 2 लड़कियां अपनी चाची चंपा के साथ रहती थीं। चंपा का भी एक बेटा था, उसका नाम विजय था। दोनों माँ बेटा
रोशनी और सोनम के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे और उनसे घर का सारा काम करवाते थे। ऐसे ही एक दिन, अरे ओ सोनम की बच्ची, कहाँ मर गई? सोनम वहाँ भागी भागी आती है। हाँ जी चाची जी, क्या हुआ? सुन, मेरे बेटे का गर्मा गर्म बर्गर खाने का मन है। ये ले पैसे और बर्गर लेकर आ, और हाँ, चीज और चिकन वाला हिलाना। चाची जी, बर्गर खाने का तो मेरा भी मन है, थोड़े और पैसे दे दो चाची। तभी उसकी चाची सोनम को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और धक्का मारकर उसे नीचे जमीन पर गिरा देती है। जब देखो मेरे बेटे की चीजों पर नजर लगाती रहती है। भुक्कड़, जा यहाँ से, खड़ी हो जल्दी और मेरे बेटे के लिए बर्गर लेकर आ। रोते रोते सोनम वहाँ से चली जाती है। पिताजी ने अपनी खुशी के लिए माँ की मृत्यु के बाद दूसरी शादी कर ली। खुद तो मजे से वो शहर में है और यहाँ मेरी और दीदी की जिंदगी इस चाची ने नर्क बना रखी है। सोनम सुनसान सड़क पर अकेली चल रही थी। तभी पीछे से एक चोरनी आती है और उसके सारे पैसे छीन कर वहाँ से भाग जाती है। अरे चोर, चोर मेरे पैसे लेकर भाग रही है, कोई पकड़ो उसे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो चोरनी बहुत दूर जा चुकी थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? बर्गर कैसे लेकर जाऊं? बर्गर नहीं लेकर गई तो मेरी चाची मुझे मार डालेंगी, मेरी बातों पर विश्वास भी नहीं करेंगी। सोनम बर्गर की दुकान पर जाती है। अंकल जी, मुझे चिकन बर्गर दे दो। जरूर बेटा, लाओ पैसे दो। अंकल जी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे बेटा, मैं क्या यहाँ फ्री में लंगर बांट रहा हूँ? जब देखो मुंह उठाकर कोई भी चला आता है। चल निकल जा यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। रोते रोते सोनम अपने घर आ जाती है। क्यों रे कलमुही, इतना समय क्यों लगा तुझे आने में? और बर्गर कहाँ है? चाची, वो बर्गर। अरे क्या वो कहाँ है बर्गर? जल्दी दे मुझे। चाची, वो चोरनी थी, चोरनी मेरे सारे पैसे लेकर भाग गई चाची, मैं बर्गर नहीं खरीद पाई। अरे माँ, ये देखो कितना झूठ बोल रही है। उन पैसों से ये खुद बर्गर खा गई होगी। दोनों माँ बेटा सोनम को पीटने लगते हैं। आज पूरे दिन तुझे खाना नहीं मिलेगा, जा यहाँ से, अंदर जाकर घर का काम कर, हरामखोर कहीं की। रोते रोते सोनम वहाँ से चली जाती है। नहीं, तुम रो मत, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। दीदी, हमें इन लोगों से कैसे छुटकारा मिलेगा? इन दोनों ने हमारी जिंदगी नर्क बना रखी है। तू चिंता मत कर बहन, सब कुछ बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर दोनों बहनें घर का सारा काम करती हैं। थोड़ी देर बाद रोशनी अपनी चाची जी के पास जाती है। चाची जी, घर का सारा काम हो गया, हमें खाना दे दीजिए चाची, और मुझे सोनम का भी खाना दे दीजिए। सोनम छोटी है चाची, उससे गलती हो गई, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आगे से वो कभी गलती नहीं करेगी चाची। माँ, इस सोनम की बच्ची को तो बिल्कुल खाना नहीं देना। उसने मेरा बर्गर खाया है, बिल्कुल खाना नहीं देना माँ उसे, नहीं तो आज शाम को मैं खाना नहीं खाऊंगा। अरे मेरे शहजादे, ऐसे मुंह मत फुला बेटा, इस नालायक चोर को मैं आज बिल्कुल खाना नहीं दूंगी। ये पकड़ एक रोटी और जा यहाँ से, नहीं तो आज से तेरा खाना भी बंद कर दूंगी। रोशनी एक रोटी लेकर अपनी बहन के पास जाती है। अरे सोनम, मैंने तो खाना खा लिया, ये लो, एक रोटी तुम्हारे लिए बचाई है, ये तुम खा लो, और चाची को मत बताना कि मैंने ये रोटी तुम्हें दे दी। आप झूठ बोल रही हो दीदी, आपने कुछ नहीं खाया है, ये रोटी आप ही खा लो दीदी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, इसे आधा आधा खाते हैं। दोनों बहनें वो आधी आधी रोटी खा लेती हैं और रोटी खाकर चुपचाप सो जाती हैं। फिर अगले दिन, सुनो तुम दोनों मनहूस, ये लो पैसे और बाजार से फल और सब्जियां लेकर आओ। और हाँ, आज तुम दोनों बाजार बिना चप्पल के जाओगे, यही तुम्हारी सजा है। लेकिन चाची जी, बाहर तो इतनी तेज धूप है, हम नंगे पैर कैसे चलेंगे चाची? एक बार जो मैंने बोल दिया वो बोल दिया, जाओ यहाँ से और बाजार से सब्जियां लेकर आओ।
नहीं तो प्रेस लगाकर तुम्हारे हाथ जला दूंगी। रोते रोते दोनों बहनें वहाँ से चली जाती हैं। दीदी, मेरे पैर बहुत जल रहे हैं दीदी, मुझसे नहीं चला जा रहा। बहन, तुम एक काम करो, तुम यहाँ छाँव में बैठ जाओ, सब्जियाँ मैं लेकर आ जाती हूँ। तभी उन दोनों को एक बुढ़िया दिखाई देती है। अरे बेटा, गर्मी की वजह से मुझे चक्कर आ रहे हैं, क्या तुम ये सामान मेरे घर तक छुड़वा सकती हो? बस थोड़ी ही दूर है मेरा घर बेटी। आइए दादी, हमारे साथ चलिए, हम आपको घर छोड़ देते हैं। दोनों बहनें बुढ़िया का सामान लेकर उनके घर चली जाती हैं और उस दादी को उनके घर तक छोड़ देती हैं। वाह बेटा, तुम बहुत ही अच्छी और संस्कारी हो, लेकिन बेटा इतनी गर्मी में तुम नंगे पैर क्यों घूम रही हो? उस बुढ़िया की ये बात सुनकर सोनम जोर जोर से रोने लग जाती है। दादी, हमारे घर में हमारी चाची जी है, वो हमारे ऊपर बहुत अत्याचार करती हैं। दादी, आज भी उन्होंने हमारी चप्पल हमसे छीन ली और हमें बाजार में नंगे पैर सब्जी लाने के लिए कहा। हे भगवान, तुम्हारी चाची तो बहुत ही दुष्ट औरत है। ऊपर वाला ऐसी चाची किसी को ना दे। लेकिन बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मदद अब मैं करूँगी। उसके बाद वो बुढ़िया उन दोनों बहनों को सोने और चांदी की जादुई चूड़ियों की नदी के पास ले जाती है। बेटा, ये सोने और चांदी की जादुई चूड़ियों की नदी है। हे जादुई नदी, इन दोनों बहनों की मदद करो। तभी सोने और चांदी की जादुई नदी से कुछ चूड़ियाँ निकलकर बाहर आती हैं। बेटा, तुम ये चूड़ियाँ रख लो, ये सोने और चांदी की जादुई चूड़ियाँ हैं। ये तुम्हारी हर मुसीबत में तुम्हारी मदद करेंगी। उसके बाद दोनों बहनें अपने घर चली जाती हैं। अब जब भी उनकी चाची उन्हें मारती थी तो वो हंसने लग जाती थी। उन दोनों पर उनकी मार का कोई असर नहीं होता था और वो दोनों अब अपनी चाची जी से खाना भी नहीं मांगती थी। सोने और चांदी की जादुई चूड़ियों की मदद से वो खाना मांग लिया करती थी। वही वो जादुई चूड़ियों की मदद से घर का सारा काम बहुत ही जल्दी खत्म कर लेती थी। माँ, आप देख रही हो ना, आजकल ये दोनों बहनें कुछ ज्यादा ही खुश रहने लगी हैं। अब तो आपसे खाना भी नहीं मांगती। कितने दिन हो गए इन्हें खाना मांगे हुए। घर का सारा काम भी इतनी जल्दी कर लेती हैं। हम दोनों इन्हें कितना मारते हैं माँ, उसके बाद भी ये दोनों हंसती ही रहती हैं। अरे ऐसा क्या हो गया माँ? बेटा, मुझे तो लगता है कुछ न कुछ गड़बड़ है। चल, हम इन दोनों पर नजर रखते हैं। दोनों माँ बेटा छुप छुप कर उन दोनों बहनों पर नजर रखने लगते हैं। एक दिन जादुई सोने और चांदी की चूड़ियों को वो जादू करते हुए देख लेते हैं। अरे माँ, इन दोनों के पास तो जादुई सोने और चांदी की चूड़ियाँ हैं। माँ, ये चूड़ियाँ मुझे भी चाहिए, अभी के अभी चाहिए। दोनों माँ बेटा उन दोनों बहनों के कमरे में जाते हैं और उनसे जादुई चूड़ियाँ छीन लेते हैं और जल्दी से वो चूड़ियाँ पहन लेते हैं। चूड़ियाँ पहनते ही उन्हें जोरदार करंट लगने लगता है। अरे बाप रे, मर गया, बचाओ हमें, बचाओ। अरे माँ, ये चूड़ियाँ तो करंट मारती है माँ, कुछ करो माँ, कुछ करो, इन्हें बाहर निकालो। अरे बच्चों, मेरी मदद करो, हमें माफ कर दो बेटा। हे जादुई सोने चांदी की चूड़ियाँ, हमारी चाची और भाई को मत मारो। रोशनी के इतना कहते ही जादुई चूड़ियाँ अपने आप निकलकर बाहर आ जाती हैं। हमें माफ कर दो बेटा, हम आज के बाद तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। उसके बाद दोनों माँ बेटा रोशनी और सोनम के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करने लगते हैं और सभी मिलजुल कर अब हंसी खुशी रहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है नदियों के सोने चांदी के लहंगे की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले सुंदरपुर नाम के गांव में शिल्पा नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत ही ज्यादा भोली लड़की थी। उसे किसी भी बात का कोई लालच नहीं था। वो गांव में अकेली रहकर अपने एक छोटे से जमीन के टुकड़े पर खेती करके अपना जीवन गुजारती थी। शिल्पा के भोलेपन का सभी लोग बहुत आसानी से फायदा उठा लिया करते थे और अपने सारे काम उससे करवाया करते थे। एक दिन बिट्टू नाम का एक 8 साल का छोटा सा बच्चा
शिल्पा को खेत की तरफ जाते हुए देखता है। अरे वाह, लगता है शिल्पा दीदी खेत की तरफ जा रही हैं। अगर मैं अभी जोर से रोऊंगा और ये बहाना बनाऊंगा कि मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और मेरा खेत तक जाना जरूरी है, तो वो जरूर मुझे उठाकर लेकर जाएंगी और ऐसे मेरे रिक्शे के पैसे भी बच जाएंगे, जिनसे मैं बाद में मिठाइयाँ और कोल्ड ड्रिंक पी लूंगा। बिट्टू ये सोचकर वही नाटक करके बैठ जाता है और ड्रामा करते हुए जोर जोर से रोने लगता है। हे भगवान, मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मैं तो चल भी नहीं पा रहा हूँ, कोई मेरी मदद करो। बिट्टू के रोने की आवाज सुनकर शिल्पा उसके पास जाती है और उससे बोलती है, अरे क्या हुआ बिट्टू, क्या हुआ तुम्हारे पैरों में? शिल्पा दीदी, मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मैं बिल्कुल भी चल नहीं पा रहा हूँ, आप मुझे उठाकर मेरे आम के बगीचे तक ले चलो ना। अरे हाँ, क्यों नहीं। बिट्टू आओ मेरी गोद में बैठ जाओ। लेकिन आपका खेत तो दूसरी तरफ है ना, मुझे लेकर आपको उल्टा जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं बिट्टू, मैं तुम्हें छोड़कर फिर अपने खेत में चली जाऊंगी। इतना कहकर शिल्पा बिट्टू को अपनी गोद में लेकर उसे उसके आम के बगीचे तक छोड़ देती है और फिर वापस अपने खेत में चली जाती है। शिल्पा का भोलापन देखकर बिट्टू सोचता है, बेचारी शिल्पा दीदी, अगर ये ऐसे ही रहेंगी तो पता नहीं ये कैसे जिएंगी। बिट्टू की तरह गांव के बाकी लोग भी उसके भोलेपन का फायदा उठाकर कभी उससे घर का सामान मंगवाते तो कभी उससे अपने खेतों में काम करवाया करते थे। इसी तरह वो शिल्पा को बेवकूफ बनाकर उससे बहुत सारे काम करवाते थे, लेकिन कोई भी शिल्पा की परवाह नहीं करता था। कोई उससे ये नहीं पूछता था कि वो कैसी है। सभी गांव वाले उससे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही बात करते थे। इस कारण शिल्पा को अपने खेत में काम करने के लिए भी कोई समय नहीं बचता था। अरे नहीं, आज का भी दिन पूरा बीत गया, कल मुझे अपने खेत में भी काम करना होगा, क्योंकि बारिश तो कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगी और मैंने तो अभी तक बीज भी नहीं बोए। कल ही मैं ये सारा काम खत्म कर दूंगी, वरना इस साल की फसल तो नहीं मिलेगी मुझे। ये सोचते हुए शिल्पा अगले दिन काम करने का फैसला करके सो जाती है। लेकिन अगले दिन शिल्पा के नींद से जागने से पहले ही जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। इस वजह से वो अपने खेत में उस दिन भी बीज नहीं बो पाती। शिल्पा इंतजार करती है कि कब बारिश रुकेगी, लेकिन बारिश तो लगातार कई दिनों तक नहीं रुकती। इसी तरह एक दिन वो नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करने लगती है। तब उसे उस नदी में कुछ चमकती हुई चीज नजर आती है। शिल्पा उसे उठाती है और देखती है कि वो एक सोने का चमचमाता हुआ लहंगा था। अरे वाह, ये तो सचमुच में सोने का लहंगा है। लेकिन नदी में सोने का लहंगा मिलना तो आश्चर्य की बात है। सोने के लहंगे को देखकर शिल्पा अपने मन में ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके पास एक परी बूढ़े बाबा के अवतार के रूप में उसके पास आती है और कहती है, बेटी कृपया करके कुछ पैसे दे दो बेटी, बूढ़ा हो गया हूँ, बेटी की शादी के लिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, बहुत गरीब हूँ बेटी। अरे दादाजी, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। हाँ, लेकिन ये सोने का लहंगा है, आप ये ले लीजिए। अगर आप इसको बेचोगे तो आपको इससे बहुत सारे पैसे मिलेंगे और इन पैसों से आप खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी करवा सकते हैं। इतना कहकर शिल्पा वो सोने का लहंगा उन बूढ़े बाबा को दे देती है। जीते रहो प्यारी बच्ची। इतना कहकर वो बूढ़े बाबा वहाँ से चले जाती हैं। फिर वही परी एक छोटी सी बच्ची के रूप में शिल्पा के पास आती है। अरे दीदी, क्या आप भी सोने और चांदी के लहंगे लेने रोज इसी नदी के पास आती हो? नहीं तो मुझे तो बस आज ही एक सोने का लहंगा मिला,
मुझे तो पता भी नहीं था कि इस नदी में सोने और चांदी के लहंगे मिलते हैं। लेकिन तुम्हें कैसे पता? ये एक रहस्य है, मेरे अलावा किसी को नहीं पता कि ये नदी सोने और चांदी के लहंगे की नदी है। चलो चलो चलकर और सोने और चांदी के लहंगे ढूंढते हैं। इतना कहकर दोनों नदी में छलांग लगा देती हैं और नदी में उनको बहुत सारे सोने और चांदी के लहंगे मिलते हैं। नदी से बाहर आकर वो बच्ची सभी सोने और चांदी के लहंगे को इकट्ठा करती है। दीदी, इतने सारे सोने और चांदी के लहंगे के साथ अब क्या करोगी? मैं तो इसे बेचकर अपना जीवन खुशी से जीऊंगी। नहीं, बिना मेहनत किए आया हुआ कोई भी धन मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर आपने मेरे साथ इतनी मेहनत करके नदी से ये सोने और चांदी के लहंगे को क्यों निकाला? क्योंकि मैं इन लहंगों को अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को और जरूरतमंद लोगों को दे दूंगी। मैं वैसे भी अकेली रहती हूँ और इतने सारे सोने और चांदी के लहंगे मेरे किसी काम के नहीं हैं। इसीलिए मैं ये सब उन्हें दे दूंगी। इसके बाद वो बच्ची शिल्पा को नदी के आखिरी हिस्से तक लेकर जाती है, जहाँ नदी के ऊपर सिर्फ सोने और चांदी के लहंगे ही तैर रहे थे। उसे देखकर शिल्पा हैरान हो जाती है। बाप रे, यहाँ तो बहुत सारे सोने और चांदी के लहंगे हैं। ये पूरी नदी सिर्फ सोने और चांदी के लहंगों से चमक रही है। शिल्पा के सिर्फ इतना कहते ही वो छोटी सी बच्ची अपने परी के रूप में आ जाती है और शिल्पा दंग रह जाती है और उस परी को देखकर कुछ बोल ही नहीं पाती। शिल्पा, आज से सोने और चांदी के लहंगे की नदी की तुम ही मालकिन हो और तुम ही इसकी हकदार हो। गरीब लोगों की मदद करना और तुम्हारा सबके लिए प्यार, उसके आगे ये सोने और चांदी के लहंगे की नदी कुछ भी नहीं है। तुम बहुत भोली और अच्छी लड़की हो। आज से इस नदी की देखभाल तुम ही करोगी और इस नदी के सारे सोने और चांदी के लहंगे भी तुम्हारे ही हैं। इस गांव का भविष्य अब तुम्हारे हाथों में है। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद शिल्पा सोने और चांदी के लहंगे की नदी की मदद से सारे गांव वालों की मदद करने लगती है और सबकी देखभाल करती है। एक दिन उसके पास पड़ोसी राज्य का राजकुमार आता है और उससे शादी के लिए कहता है। हे शिल्पा, तुम बहुत सुंदर, नेक और भोली लड़की हो। मैं पड़ोसी देश का राजकुमार हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर शिल्पा बहुत खुश होती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ ही दिनों में शिल्पा की राजकुमार से शादी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो गांव वालों की मदद करना बिल्कुल भी नहीं भूलती। कुछ दिनों में शिल्पा की एक बहुत सुंदर सी बेटी होती है, जिसका नाम वो दोनों स्वरा रखते हैं और वो दोनों अपनी बेटी के साथ अपनी जिंदगी हंसी खुशी से गुजारने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।